नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में गाइस। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष कुमार मित्तल। तो आज हम लेकर आए हैं न्यू इनकम टैक्स रूल 2026 के बारे में। यानी कि 1 अप्रैल 2026 से ये रूल लागू हो चुका है। यानी जो आप इनकम अभी अर्न करेंगे 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27 तक, तो ये सभी इस प्रोविज़न्स के अंडर में कवर होंगी। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग करते हैं मोस्टली सब्सिडीज़, फंडिंग और एक्सपोर्ट्स में डील। तो आप अगर जाके देखना चाहते हैं कि किसी तरह की फंडिंग या किस तरह की सब्सिडीज़ या एक्सपोर्ट्स के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप जा सकते हैं हमारी बुक माई सी ए पर। और दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है। तो आगे बढ़ते हैं। हमने बनाए हैं इसके अंदर कुछ स्पेसिफिकली पॉइंट, यानी कि अगर आप न्यू इनकम टैक्स रूल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो, चाहे आप एनआरआई हो या सैलरीड पर्सन हो या आप बिजनेसमैन हो या फॉरेन घूमने जाना चाहते हैं, टीसीएसटी टैक्स, सब में सैलरी में क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो शुरुआत करते हैं हम की स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पे रखे हैं 10 एजेंडाज, तो जिसमें हमने 10 पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारा आपके सामने हमने इंडेक्स तैयार किया है। जिसमें हम लोग नया टैक्स का रिजीम क्या चेंज हुआ है, सैलरीड को एग्जाम्पशंस कौन कौन सी बढ़ाई गई हैं, एचआरए में क्या चेंज हैं, आईटीआर की टाइमलाइन में क्या चेंज हुए हैं, आपके अब 10 लाख से ऊपर के जो एसएफटी ट्रांजेक्शन है वो कैसे शो होंगे, आपके अंदर पैन की थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या लगाई हैं, फॉर्म में क्या चेंजेस हुए हैं, टीसीएस में क्या चेंजेस हुए हैं, कैपिटल गेन और एनआरआई प्रॉपर्टी के बारे में। तो शुरू करते हैं एक एक स्लाइड से। सबसे पहले देखते हैं कि नया टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट क्या लाया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पहले प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल का कॉन्सेप्ट चला करता था। यानी कि जिस साल में इनकम को कमाते थे उसे कहते थे प्रीवियस ईयर, और जिस साल में आईटीआर फाइल करते थे उसे कहते थे असेसमेंट ईयर। लेकिन यहाँ पर जो टैक्स है, जो ईयर है, उसको चेंज करके सिर्फ एक ईयर कर दिया है, वो किया है टैक्स ईयर, ताकि लोगों में कंफ्यूज ना हो। क्योंकि जनरली हम जो प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वो देखते हैं कि उनको इनका प्रोविजंस का नॉलेज होता है, तो वो जानते हैं प्रीवियस ईयर किसे बोलते हैं, असेसमेंट ईयर किसे बोलते हैं। लेकिन जो जनरल एक मैन है, जो एक कहते हैं कि हम नॉर्मल टैक्स पेयर है, उसे इनका इतना डीप नॉलेज नहीं होता है। इस कारण से वो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में कंफ्यूज रहता है। तो इस कारण से एक सिंगल ईयर, यानी कि हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपको आपको एक नॉन टैक्स ईयर के बारे में ही कॉन्सेप्ट लाया गया है कि अब सिंगल एक टैक्स ईयर के नाम से जाना जाएगा। जिस साल का आप टैक्स चुका रहे हैं, तो जो पहला टैक्स ईयर बनेगा इस नए अमेंडेड एक्ट का, वो होगा 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक का। अगला पॉइंट है कि रिवाइज एग्जाम्पशन। दोस्तों, कि हम लोग जब सैलरी बीइंग एज ए सीए, हम लोग जब कभी सैलरी को पढ़ा करते थे, तो हम देखते थे कि बहुत छोटी छोटी एग्जाम्पशंस लिमिट हुआ करती थी, एजुकेशन अलाउंस की, हॉस्टल अलाउंस की, जो कि करीबन 300 रुपये पर मंथ की होती थी। आपका एजुकेशन अलाउंस है वो बहुत छोटी होती थी। मील वाउचर 50 रुपये पर मील वाउचर होता था। कॉर्पोरेट गिफ्ट्स 5,000 के थे। एम्प्लॉय का मेडिकल जो लोन पे जो इंटरेस्ट का एग्जाम्पशन मिलता है वो 50,000 तक था। तो दोस्तों, ये सभी बढ़ा दिए गए हैं। तो इनका फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा जो ओल्ड रिजीम में आईटीआर फाइल कर रहे हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्पशंस ऐसी हैं जिसे न्यू रिजीम में भी क्लेम किया जा सकता है। अभी तक आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो इतना तो समझ चुके होंगे कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में क्या अंतर है। ओल्ड रिजीम जो पुराने इनकम टैक्स के लॉस के हिसाब से आईटीआर फाइल की जाती है, जिसमें आप सारे डिडक्शंस, एग्जाम्पशंस, बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं। लेकिन न्यू रिजीम में क्या होता है कि जो इनकम टैक्स की स्लैब रेट होती है वो ज़्यादा होती है। वहाँ बेनिफिट आपको 12 लाख तक मिलता है, लेकिन सरकार की जो कई सारे डिडक्शंस हैं, जैसे 80C, 80D, 80DD, अदर, इनका आप बेनिफिट्स नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे केस में आपको जो रिवाइज एग्जाम्पशन है सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, वो बढ़ा दी गई हैं। यानी कि आप 3,000 रुपये पर बच्चा पर मंथ की आप एग्जाम्पशन, यानी 36,000 रुपया पर बच्चा और मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स तक ले सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि 72,000 रुपीज़ पर ईयर आप अपनी सैलरी से एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं। हॉस्टल का एक्सपेंडिचर है जो कि 9,000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, यानी कि तकरीबन तकरीबन आप देखेंगे कि 90, यानी 1,08,000 रुपये पर चाइल्ड के हिसाब से है। अगला है मील वाउचर्स हैं जो कि 200 रुपीज़ हैं, गिफ्ट वाउचर्स हैं। इस तरह के सारे एग्जाम्पशंस आपके सामने दिए गए हैं। तीसरा है दोस्तों एचआरए एक्सपांशन एंड रेजिस्ट्रेशन डिस्क्लोजर। जनरली क्या होता था कि जब हम लोग एचआरए को डिटेल में ब्रीफ में करते हैं तो एचआरए में 3 तरह की छूट मिलती हैं। एक्चुअल अमाउंट, आपका एचआरए ब्लेस्ड 10 आपका रेंट पेड, और चौथा है आपका 40 या 50% का जो स्टैंडर्ड लगता था। यानी कि जनरली जो आप जो स्टैंड, यानी सिटी का कैटेगराइजेशन है वो मेट्रो नॉन मेट्रोज में किया जाता था। आपके जो रेंट को लेके सरकार मानती थी कि मेट्रो सिटीज़ में हम 50% की छूट देंगे, नॉन मेट्रो सिटीज़ में हम आपको 40% की छूट देंगे, जिसको हम टायर 1 वर्सेस टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे केस में सरकार ने एक प्रोविज़न लाई है, वो ये कहती है कि जो
मेजर टायर 2 सिटीज़ हैं, जैसे जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, आपका जो भी पुणे है, मतलब जहाँ पर एक काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन रहती है, उन सभी सिटीज़ को हम मेट्रो सिटीज़ की तरह ट्रीट करेंगे। पहला प्रोविज़न, जिसमें हम उनको 50% की छूट देंगे, ना कि 40% की। तो इससे क्या होगा कि जो HRA क्लेम करने वाला पर्सन, भले ही वो टायर 2 सिटी में रह रहा हो, उसे भी उस तरह का बेनिफिट मिलेगा जो उसे मेट्रो सिटीज़ में मिला करता था, ताकि उसको HRA में एग्जाम्पशन ज़्यादा क्लेम कर पाएगा। दूसरा है कि अभी तक क्या करते थे, कई सैलरीड एम्प्लॉई करते थे कि माता पिता को ही मकान मालिक मानकर वो एक किराएनामे की स्लिप ले लेते थे, और उसके आधार पे उसका वो खर्चा किराए का दिखाते कि माता पिता को पे कर देते थे। लेकिन सरकार ने बोला है कि अब आपको फॉर्म 124 फाइल करके आपके माता पिता से जो आप किराया जमा करा रहे हैं उसको आपको मेंशन करना मैंडेटरी है। तो इस बात का भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है। 124, अगर आप अपने किसी भी रिलेटिव पार्टी के अगर उस मकान के अंदर रह रहे हैं, उनको किरायानामा बना के दिखा रहे हैं, उनको रेंट पे कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगला है ITR फाइलिंग की टाइमलाइंस। जैसा कि आपको पता है कि जो ITR की टाइमलाइन है वो पहले 31 जुलाई हुआ करती थी, जिसे ड्यू डेट को बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दी गई है। हम लोगों ने क्लास वीडियो भी बनाई है। अगर आप इस साल का ITR फाइल कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं 31 जुलाई, 31 अगस्त, 31 अक्टूबर, काफ़ी सारी अलग अलग टाइमलाइंस हैं। तो इस तरह से एक फ़ायदा और ये किया गया है कि अब आपके लिए जो आपके रिवाइज रिटर्न है उसका जो 1 अप्रैल 2026 के बाद जो ITR भरी जाएंगी, यानी कि आपको टैक्स पीरियड 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 का जो पीरियड है, उसमें आपको 12 महीने का मिलेगा रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन। जनरली कि रिवाइज रिटर्न का जो ऑप्शन है वो पहले 3 महीने मिला करता था, अब वो बढ़ के 12 महीने तक मिलेगा। अगला पॉइंट है SFT टू AIS डेटा ट्रांजिशन, यानी कि आपको सिंपल सी बात समझने की यह है कि पहले जो म्यूचुअल फंड्स हुआ करते थे जिनका वैल्यू 10 लाख से ऊपर का हुआ करता था, उनकी रिपोर्टिंग SFT के अंदर, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में की जाती थी। लेकिन अब उसे भी एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी AIS में मर्ज कर दिया गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को अब नहीं बताया जाएगा या कम किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन का लेवल और भी अच्छा कर दिया गया है, बस उसकी जगह की शिफ्टिंग चेंज कर दी है कि जो SFT की रिपोर्टिंग होती थी वो अब AIS में शो की जाएगी अगर म्यूचुअल फंड 10 लाख से ज़्यादा के आपने किए हैं ट्रांजैक्शंस। अब मैंडेटरी पैन जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं वो क्या कहती हैं, अगर आपने किसी भी तरह का कोई ट्रैवल एक्सपेंडिचर किया है 1 लाख रुपए से ज़्यादा का, जैसे कि जनरली आप में से देखा हुआ कि हम कभी फॉरेन ट्रैवल करने जाते हैं तो हम लोग हम लोग किसी प्रकार के खर्चे करते हैं वहाँ पे कैश में, यानी या फिर आप देख रहे होंगे कि हम लोग कई बार कैश का कन्वर्जन कराते हैं। तो अगर आप 1 लाख से ज़्यादा का कैश कन्वर्ट करा के ले जा रहे हैं या एक्सपेंसेस कैश में कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड नंबर देना होगा। दूसरा कि अगर व्हीकल का परचेज कर रहे हैं, चाहे व्हीकल छोटा हो यानी कि चाहे बाइक हो, जैसे कई बाइक्स होती हैं, जैसे हार्ले की बाइक है या कई बड़ी बड़ी ब्रांडेड बाइक्स हैं, वो 6 लाख से भी ज़्यादा की आती हैं। तो ऐसे केस में बाइक या किसी तरह का व्हीकल हो, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर का ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को छोड़ के किसी भी तरह का व्हीकल होगा, वहाँ पे 6 लाख रुपए तक का आप क्या कर सको, पैन कार्ड देना मैंडेटरी होगा। तीसरा है जनरल कैश ट्रांजैक्शन, जितने भी आप अपने सेविंग में लेन देन करते हैं। पहले क्या होता था, 50,000 की लिमिट हुआ करती थी कि कभी भी आप बैंक से 50,000 से ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहाँ पे पैन नंबर दिया जाता था। लेकिन बैंकर अब आपसे 50,000 से ऊपर नहीं मांगेगा। आपके बैंक के पर पैन कार्ड पे टोटल 10 लाख की लिमिट होगी, जिसे हम सेविंग अकाउंट लिमिट बोलते हैं। ऐसे में जैसे ही आप 10 लाख की लिमिट क्रॉस करेंगे, उस 10 लाख की लिमिट क्रॉस करते ही बैंकर आपसे पैन कार्ड मांग लेगा, ना कि 50,000 के अलग अलग ट्रांजेस पे मांगेगा। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, अगर आप कोई भी 20 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी का लेन देन कर रहे हैं, चाहे खरीद कर रहे हैं चाहे बिक्री कर रहे हैं, दोनों केस में रजिस्ट्रार क्या करेगा, आपसे पैन कार्ड को मैंडेटरी है, आपको अपनी रजिस्ट्री के अंदर पैन नंबर को दिखाना जरूरी होगा। अगर नहीं लिया है तो लेके आपको उसको शो करके दिखाना जरूरी होगा। अगला बात करते हैं सिस्टम स्टैंडर्डाइजेशन एंड फॉर्म रिमेमरी, यानी कि आप कोई भी तरह का आप देख रहे होंगे जो पहले जो अलग अलग सारे फॉर्म्स हुआ करते थे, आपका फॉर्म 16, फॉर्म आपका 15 CA CB या किसी भी तरह के फॉर्म्स होते थे, उन सब फॉर्म्स को दोस्तों क्या करना होता था, इनको प्रॉपर सिस्टम स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि उनको अलग अलग एक प्रोसेसिंग आपके जो देख रहे हैं उनको अपनी अपनी जगह पे सरकार ने पहुंचा दिया है और डेटाज को प्रॉपरली मैनेज कर दिया गया है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं हम TCS रैशनलाइजेशन, यानी कि जो TCS है
वो आपके अंदर आपको फ्लैट 2% का चार्ज किया जाएगा। जनरली आप जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर देखेंगे, जो एजुकेशन और मेडिकल के जो एक्सपेंसेस हैं, जनरली आप देखेंगे कि अगर 10 लाख से ऊपर आप फॉरेन में पढ़ने जा रहे हैं या किसी प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होता था दोस्तों, आपके साथ में एक इशू रहता था कि आपको 10 लाख से ऊपर 2% का टीसीएस काटा जाता था, और अगर आप घूमने जा रहे हैं तो ऐसे केस में आपसे 20% टीसीएस काटा जाता था, जिसको अब 2% कर दिया है। पहले दोस्तों इनकी लिमिट 7-7 लाख हुआ करती थी, अभी लिमिट बढ़ के 10 लाख कर दी गई है। पॉइंट नंबर 9 है कैपिटल गेन एंड सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। दोस्तों फ्यूचर में जो पहले टैक्स लगा करता था 0.0125% था, जिसे बढ़ा के 0.05, और आपका जो ऑप्शन है इसके अंदर 0.125 था, तो ऑलमोस्ट दोनों को इंक्रीज कर दिया गया है। अब बाई बैक के जो टैक्सेस हैं वो टैक्स पेयर को देने होंगे। जैसे कि आप लोग कई बार देखते होंगे कि शेयर का जो बाई बैक हो जाता था, आपको तो पेमेंट मिल जाता था, आपको कोई टीडीएस नहीं करता था, लेकिन उसका टीडीएस कौन जमा कराती थी? कंपनी जमा कराती थी। तो ऐसे केस में आप कंपनी जमा नहीं कराएगी, आपको किसको जमा कराना होगा? ये आपको सेल्फ हमारे ही AIS TIS में रिफ्लेक्ट करेगा और हमें ये अमाउंट जमा कराना होगा। एक है डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड अगर बात करें तो डिविडेंड के अंदर आपको पहले क्या होता था, आपने अगर कोई लोन लेके शेयर खरीदे हैं तो डिविडेंड में से आपको इंटरेस्ट का जो एक्सपेंसेस, आप लोन का ब्याज चुका रहे हैं, वो पहले एक्सपेंसेस की तरह अलाउ किया जाता था, लेकिन अब यह अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको पूरे नेट डिविडेंड यानी विदाउट किसी एक्सपेंसेस के डिविडेंड पे टैक्स देना होगा। और दोस्तों लास्ट पॉइंट है NRI प्रॉपर्टी। कभी भी कोई भी बंदा अगर NRI की प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, मान के चलिए हम इंडियंस हैं सारे, जो हमारे कोई भी भाई है जो NRI है, वो इंडिया के बाहर जाके रहने लग गया है, वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के किसी को जाना चाह रहा है, तो ऐसे केस में हमें खरीदते टाइम 10 नंबर टैक्स अकाउंट डिडक्शन नंबर लेना होता था, ताकि हम उसका TDS काट सके। हमने प्रॉपरली बहुत अच्छी एक यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई है जिसमें NRI का टैक्स कैसे जमा कराया जाता है, वो आप वो जाके भी देख सकते हैं। उसमें आपको NRI के टैक्स के लिए 10 नंबर नहीं लेना है, आप अपने पेन से ही सीधा TDS उसका काट के जमा करा सकते हैं। तो यह आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी हेल्प करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि क्यों ना हम कंसिस्टेंटली आपके लिए काम करते रहें। थैंक यू वेरी मच।